हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर रहेगा, बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसके समय में ही राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का सर्वप्रथम उदय हुआ। उसने गिरिब्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई और कूटनीतिक वैवाहिक संबंधों, कौशल, वैशाली एवं पंजाब एवं विजय की नीति अपनाकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। वैवाहिक संबंध, तो कूटनीतिक एवं दूरदर्शी शासक बिंबिसार ने सबसे पहले अपने समकालीन सभी प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर मगध राज्य के प्रभाव का विस्तार किया। बिंबिसार ने विजयों व वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने वंश का विस्तार किया। इसने 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहला, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। दूसरा, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया, जिससे दहेज में काशी का प्रांत प्राप्त हुआ। तीसरा, मद्र देश कुरु के समीप की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। अंगराज की विजय, तो विवाहों और मैत्री संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर बिंबिसार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पड़ोसी अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। कुशल प्रशासक, तो बिंबिसार एक कुशल प्रशासक भी था। उसने शासन की सहायता के लिए कई प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए। बौद्ध साहित्य में उसके कुछ पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे उपराजा, मांडलिक, सेनापति, महामात्रा, व्यवहारिक महामात्र, सब्बथक महामात्र तथा ग्राम भोजक। भारतीय इतिहास में बिंबिसार पहला ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना रखी और प्रांतों में राजकुमार वायसराय नियुक्त किए जाते थे। वह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके गुण दोषों के आधार पर पुरस्कृत और दंडित करता था। वह एक महान निर्माता भी था और परंपरा के अनुसार अपने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रशासक एवं निर्माता के रूप में शेरशाह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा, भारतीय इतिहास के शासकों में शेरशाह सूरी को गणना महानतम शासकों में की जाती। तो इसकी गणना है महानतम शासकों में की जाती है शेरशाह सूरी की। वह एक महान विजेता होने के साथ साथ कुशल सेनानायक तथा सक्षम व योग्य प्रशासक था। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को अकबर ने संशोधित एवं परिवर्तित करके अपने साम्राज्य में लागू किया। अब्बास खां शेरवानी ने अपनी पुस्तक तारीख ए शेरशाही में शेरशाह के प्रशासन की प्रशंसा की है। इतिहासकार कीन महोदय ने शेरशाह के संदर्भ में लिखा है कि किसी भी सरकार कि यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इतनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया जितना कि इस पठान ने दिया। शेरशाह के कार्य, सल्तनत कालीन व्यवस्था को बनाए रखते हुए अपने मौलिक प्रशासकीय नीति के द्वारा नवीन स्वरूप प्रदान किया। भेदभावपूर्ण नीति त्याग कर समानता के सिद्धांत को अपनाया। प्रशासन में मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं की भी नियुक्ति की हुई। शक्ति के केंद्रीकरण पर बल दिया तथा सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की ताकि विघटनकारी शक्तियों पर नियंत्रण बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्नों को समझाइए। उत्तर में रहेगा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में 3 उपागम बताए गए हैं, जिन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती। तो ये 3 रत्न है। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। सबसे पहले सम्यक दर्शन, तो जैन धर्म के तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही
सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए गए हैं। सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग, संदेह से दूर रहना, शरीर के मोह से दूर रहना, अधूरे विश्वासों से विचलित ना होना, भ्रामक रास्ते पर ना चलना, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना, सच्चे विश्वासों पर टिके रहना, जैन सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठ समझना। इन 8 अंगों के अलावा पाखंडों, अंधविश्वासों आदि से दूर रहने की भी बात कही गई है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। जैन धर्म तथा जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान की 5 प्रकार बताए गए हैं। श्रुति, मति, अवधि, मन, मनः पर्याय और कैवल्य। श्रुति अर्थात सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। मति मतलब इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। अवधि अर्थात कहीं रखी हुई किसी भी वस्तु का अलौकिक अथवा दिव्य ज्ञान। मनः पर्याय अर्थात दूसरे व्यक्ति के मन की बातें जान लेने का ज्ञान। तथा कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, जो सिर्फ तीर्थंकरों को प्राप्त है। तीसरा है सम्यक चरित्र। तो जो कुछ भी जाना जा चुका है, वह सही माना जा चुका है, उसे कार्य रूप में बदलना ही सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र के अंतर्गत गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत तथा भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं। इसके साथ ही सही आचरण और सच्चरित्रता पर विशेष बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान व ग्रामदान आंदोलन के उद्देश्यों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। भूदान ग्रामदान आंदोलन जो प्रारंभ हुआ 1951 और स्थान तेलंगाना पोचमपल्ली, और इसका कारण था साम्यवादी आंदोलन शुरू हो चुका था, जिसे नियंत्रित करना भी एक उद्देश्य था। और यह आंदोलन 2 बातों पर आधारित था। पहला वर्ग समन्वय और दूसरा सर्वोदय समाज की स्थापना। आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि सभी भूमि ईश्वर की है, इसलिए इसका 1/6 हिस्सा अनुदान खुले के रूप में किया जाना चाहिए। उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से आर्थिक पुनर्वितरण, आर्थिक रूप से विभाजित समाज के वर्ग संघर्ष को रोकना, भूमिहीन ग्रामीणों को भूमि आवंटन कर उन्हें गांव में ही रोकना। यह आंदोलन उड़ीसा में अधिक प्रभावी रहा। लगभग 4 मिलियन एकड़ भूमि अनुदानित थी, जो खेती लायक नहीं थी। दी गई अधिकांश भूमि ऊसर, बंजर, विरल आबादी वाली थी। ऐसी भूमि भी अनुदान में ही दी गई, जो विवादित थी या कोर्ट में जिनका मुकदमा चल रहा था। यह आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं रहा, बल्कि इसने आंशिक रूप से जागरूकता प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, प्रमुख कारण है क्रिप्स मिशन से निराशा। भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की एक चाल थी, जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए चली गई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण उसे वापस बुला लिया गया था। बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। तो बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई थी। ब्रिटिश सरकार की घोषणा। तो 27 जुलाई 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा जारी कर यह कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो उससे भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा अछूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा। इस नीति के कारण भारत छोड़ो आंदोलन आवश्यक हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा। तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। यदि स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध हो रहा है, तो भारत को भी स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय का अधिकार
क्यों नहीं दिया जाता? आर्थिक दुर्दशा। अंग्रेजी सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी और दिनों दिन स्थिति बदतर होती जा रही थी। जापानी आक्रमण का भय। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना रंगून तक पहुंच चुकी थी। लगता था कि वे भारत पर भी आक्रमण करेंगे और भारतीयों के मन में बात आई कि अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर सकते और यह भी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण थे। आंदोलन ने अंग्रेजों के साथ राजनीतिक वार्ता की प्रकृति को बदल दिया, जिसने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के मांडवी गांव में हुआ और मध्य प्रदेश के रतलाम एवं गुजरात के जूनागढ़ में वह दीवान रहे, तो ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु इंग्लैंड चले गए थे और इंडियन होम रूल सोसाइटी का उद्देश्य भारतीयों के द्वारा भारतीयों की सरकार स्थापित करना। उनका कहना था कि यदि भारतीय अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दे तो अंग्रेजी शासन एक ही रात में धराशायी हो सकता है। अपनी मासिक पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में उन्होंने लिखा है कि अत्याचारी शासन का प्रतिरोध करना न केवल न्यायोचित है अपितु आवश्यक भी है। अंततः अत्याचारी दमनकारी शासन का तख्ता पलटने के लिए पराधीन जाति को सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाना चाहिए। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी जनवरी 1905 का गठन किया। इससे प्रायः इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद सरस्वती एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। इंडिया हाउस से भारतीय नवयुवकों का विशेष संपर्क स्थापित हुआ। इसमें प्रमुख नाम है बीडी सावरकर, लाला हरदयाल तथा मदनलाल ढींगरा। मई 1909 में इंडिया हाउस के सदस्य मदनलाल ढींगरा ने कर्नल बाइली की हत्या कर दी थी और ब्रिटिश सरकार ने ढींगरा को फांसी दे दी। सावरकर बंदी बना लिए गए तथा श्यामजी वर्मा लंदन से पेरिस चले गए। इस प्रकार इंडिया हाउस की क्रांतिकारी गतिविधियां बंद हो गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।